नमस्कार। बीच बहस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगेंद्र सिंह देवल। बीच बहस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो भारत को भारत से जोड़ने, भारत की अखंडता को संपूर्णता प्रदान करने और भारत के लोगों के बीच एक लंबे भेदभाव के अंतर को खत्म करने के तमाम पक्षों को अपने अंदर समेटता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 370 में बदलाव किए जाने के बारे में। अनुच्छेद 370 में बदलाव के एक वर्ष बाद क्या कुछ बदला है कश्मीर में, सियासत में और आवाम में। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है कर्नल देवानंद जी। कर्नल साहब, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कर्नल देवानंद कश्मीर से जुड़े रणनीतिक और रक्षा मामलों के प्रखर वक्ता हैं। साथ ही आप अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के अध्यक्ष हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कर्नल साहब, आर्टिकल 370 के बारे में चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इस आर्टिकल से जुड़ी जो टाइमलाइन है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। जी देखिए, जब हमारा संविधान बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था हमारे देश के विभाजन के बाद, उसके बाद में जिस प्रकार से इसको जोड़ा गया था, मैं इतना ही बता सकता हूँ कि इसके अंदर जो भावना थी उस समय जिन्होंने जोड़ने का प्रयास किया था उनके मन में अच्छी भावना नहीं रही होगी। तभी भारत के एक सिर्फ यूनिफिकेशन के लिए कश्मीर को एक अलग रखा गया था, लेकिन वो इतिहास की बात है, 1956 तक 35 से इसमें जोड़ दिया गया था और जिसके कारण इसके परिणाम बड़े घातक थे। और जैसे आपने खुद ने अभी बताया कि एक तरीके से ये न्याय नहीं करता था। कश्मीर में बहुत सारा ऐसा तत्व था जिसको ये भारत से जोड़ने की बजाय ये भारत से अलग रखने का इसने काम किया। और मैं मानता हूँ इसको हटाने के लंबे समय तक लोगों को ये भी नहीं पता लगा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में 35A जुड़ा हुआ है भी कि नहीं है। ये तो मिलिटेंसी के दौर के बाद में जब 90 दशक और जब 2000 आते आते लोगों को लगा कि ये मामला क्या है। और उसके बाद आपके सामने जिस प्रकार से पिछले साल 5 अगस्त के अंदर पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने और भारत के सरकार ने घोषणा की कि ये अब इसका ख़त्म किया जाता है, तो मैं मानता हूँ इस प्रकार का एक कदम हुआ है जो देर जरूर हुआ, पर जिस प्रकार से किया गया है ये एक बहुत अच्छा कदम है। इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। जी कर्नल साहब, जब ये आर्टिकल कश्मीर को जोड़ने की बात करता है, कश्मीर को जोड़ने के लिए बनाया गया था, तो ऐसा क्या हुआ कि धीरे धीरे इसने कश्मीर को भारत से अलग कर दिया? जी देखिए साहब, 370 धारा का मतलब ये था कि मोटे तौर पे, वैसे तो देखिए इसके ऊपर डिबेट पार्लियामेंट में हो चुकी है, इसके फायदे नुकसान वो चर्चा का आज मुद्दा नहीं है, पर मैं इतना बताना चाहूँगा। देखिए 370 का मोटे तौर पे एक जो इफेक्ट हुआ था वो इफेक्ट ये था कि भारतीय पार्लियामेंट, हमारी जो देश की पार्लियामेंट कोई भी कानून पास करती थी वो कानून कश्मीर के लिए लागू नहीं हो सकता था जब तक कि वहाँ की स्टेट असेंबली उसको पास नहीं करती थी। और यही कारण है वहाँ बहुत सारे हमारे कानून जो सेंट्रल गवर्नमेंट पास करती थी, पार्लियामेंट पास करती थी, वहाँ लागू नहीं होते थे, नंबर 1। इसके साथ साथ धारा 135A भी जुड़ी थी जिसमें नागरिकता का कानून बनाया गया था और जिसके अंदर बहुत बड़ी ये एक तरह अन्याय कहो जो हमारे वेस्ट पाकिस्तान से जो 47 के दौर के रेफ्यूजी आए थे और वहाँ पर हमारे गुरखे जो पुराने ज़माने से सेना में काम करते थे, पंजाब से हमारे वाल्मीकि भाई बंधु जो वहाँ आकर के बसे थे, तो नागरिकता को लेकर के बहुत सारे अन्याय चल रहे थे। इस की आड़ में हमारी जो महिलाएं थी उनको शादी करने के लिए भारत में बड़ी दिक्कतें थी, तो वो बहुत लंबी इसकी कहानी थी और ये सर्टनली इट वॉज नॉट सबको बराबर के हक नहीं देता था। और यही कारण था, धीरे धीरे करते करते पिछले साल 5 अगस्त को पूरे भारत ने इसका समर्थन किया और पार्लियामेंट भी जिस प्रकार से पास हुआ ये दिखाता है कि ये समय जरूर लगा पर इसको सही हटाया गया। ये तो एक ये तरीका था। दूसरा क्या था साहब, इसके अंदर इसके कारण जिस प्रकार की मानसिकता वहाँ के सरकारों ने, वहाँ की सरकार क्या थी, 2 एक ग्रुप थे, एक अब्दुल्ला अस्तर, दूसरे ये मुफ्तीज थे। इन लोगों ने वहाँ के मन में एक ये 3 पीढ़ियां निकल गई साहब, देखिए 47 से 3 चौथी पीढ़ी भी आ गई होगी। उनके मन में डाल दिया तुम आजाद हो, तुम भारत का हिस्सा नहीं हो,
तुम भारत से अलग हो, तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। और रणवीर पिनल कोड का वहाँ ड्रामा था बहुत सालों तक, और वहाँ कहते थे कि वहाँ चीफ मिनिस्टर नहीं, वहाँ प्राइम मिनिस्टर। तो एक मानसिकता जो डाली गई वहाँ से भारत से अलग करने की, वो एक बहुत बड़ा इसका नुकसान था। और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने जिस प्रकार से पीओके पे कब्जा कर रखा है, तो मैं मानता हूँ सामरिक तौर पे कहीं अंग्रेज भी इसमें शामिल थे, ब्रिटिशर शामिल थे, माउंटबेटन शामिल था, और हमारे राजनेता उस दौर के सब शामिल थे कि इसको इस तरह से विभाजन कर दिया गया। और जो लोग हमारे कश्मीर में थे उनको भी भ्रमित करने का प्रयास करीब 70 साल तक चलता रहा, और जो समाप्त होना था एक दिन। और वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन में इसको टेम्पररी बताया गया था साहब। और अलगाववाद को मैं ये मानता हूं, और पूरा भारतवर्ष ये मानता है सैनिक होने के नाते, कि अलगाववाद को इन 35A और 370 ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, और जिसको हटना ही था एक दिन। जी कर्नल साहब, हालांकि यह आर्टिकल अस्थायी तौर पर जोड़ा गया था, तो क्या वजह रही कि 70 साल तक ये आर्टिकल बना रहा, और ये आर्टिकल यूं कहूं कि काफ़ी स्थायी बन गया इस देश में? देखिए साहब, जैसे पिछली बार ये मैंने आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से सरकारें नहीं हुआ करती थी, मैं आपको बता दूं, मेरा कश्मीर के अंदर मेरे जीवन के 15 साल पूरे मैंने वहाँ बिताए हैं। मैं मेरी हर जो सेकंड लेफ्टिनेंट में वहीं गया था, मेजर भी वहीं था, कैप्टन भी वहीं था, एज ए कर्नल भी वहीं था, तो बहुत लंबा समय देखा है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब मैं 85 में जब पहली बार मैं श्रीनगर से निकल रहा था, तब मैंने एक दुकान पे खड़ा होकर के शायद इमरान खान का फोटो देखा था। तो वो मेरे से पूछता है, तुम कहाँ से आए हो? भारत देश के हो? अच्छा, तुम कश्मीरी नहीं हो? समथिंग कुछ करके वो उस तरह की बातें वो करते थे। तो मैं जैसे बता रहा था, वहाँ की जो राजनीतिक पार्टियां थी, पाकिस्तान था, और भारत की भी सरकार के कुछ नुमाइंदे, वो जिनकी मानसिकता अंग्रेजी, वो कोट बूट टाई, जो भी वॉट एवर वी कैन कॉल दोज पीपल हु आर कैरिंग द माइंडसेट ऑफ द ब्रिटिश लेगेसी, द स्लेव मेंटेलिटी, वो लोग भी ये चाहते थे कि इस तरह की ये जो चर्चाएं होती थी कि कश्मीर तो अलग है, 370 है, 370 बात भी सही थी, कॉन्स्टिट्यूशनली वो भारत का हिस्सा, लोग बागों को धीरे धीरे फीड किया जाता था कि आप भारतीय नहीं हैं, आपको तो आजाद होना पड़ेगा। जिस दिन यहां से कोई भी कुछ होता था तो हम, अब आप देखिए हुर्रियत साहब, हुर्रियत क्या था? अरे एक बदमाशों का जमावड़ा था साहब, और उस बदमाशों को पाकिस्तान तो आईएसआई तो उसको पनपाता ही था, पर हमारी भारत सरकार ने क्या किया 70 साल? इस बदमाश को, जिसको अभी जिसने इस्तीफा दिया है, जो इनके अध्यक्ष थे, इनके तो इलाज पे लाखों रुपए खर्च होते थे, करोड़ों रुपए का बजट होता था इनको सिक्योरिटी के लिए। और कहते क्या थे? कहते ये थे कि ये प्रेशर कुकर टाइप टेक्नोलॉजी, मतलब वो एक संज्ञा देते थे कि यार ये आज़ादी का जो जश्न जो मांगते हैं, इन लोगों को प्रेशर कुकर की सीटी बजने दो, थोड़ी उनकी भावना लीक होगी और चलने दो। पर जो पिछली सरकार हमारी आई, मैं क्लियर बोलना चाहूँगा, मोदी जी आपको बधाई हो, जिन्होंने फैसला किया कि प्रेशर कुकर की सीटी गई तेल लेने, और इसको प्रेशर कुकर को फटने दो, और ऑब्वियसली तभी 370 हटाए, ये सारे गायब हो गए। आज के सीन देख लो आप, आज जब से हटा है, मुझे बताओ कहां वो हड़तालें हैं साहब? मुझे बताओ पत्थरबाज कहां भाग गए? मुझे बताओ टेररिस्ट कहां, जो बड़े बड़े धमाके किया करते थे, कहां चले गए? मुझे बताओ मीरवाई जो बैठ के मस्जिद के अंदर वो नमाज के दौरान वो ऐसा ज्ञान बांटता था जैसे उससे बड़ा कोई विद्वान नहीं है, नजर नहीं आ रहा, कहां गए? तो कहने का मतलब ये मानसिकता को तोड़ने का जो ये काम हुआ है, बहुत बड़ा हुआ है। जी कर्नल साहब, आर्टिकल 370 को हटाने के बाद अब 1 साल पूरा हो चुका है। इस 1 साल के अंतराल को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए साहब, आपका सवाल बहुत अच्छा है, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। मैं यही बताना चाहूँगा कि 370, पहली बात तो 70 वर्ष तक तो भारत ने लेट कर दिया, वो टेम्पररी खींचते खींचते उसको ऐसा कर दिया कि वहाँ की 3 पुश्तें निकल गई, उनको ये महसूस ही नहीं हुआ कि हम भारत का हिस्सा है, नंबर 1। नंबर 2, इसको जो जब भी हटाया, इसके 2-3 एंगल है। सबसे पहला मैं मानता हूं, हमारे जो देश के अलगाववाद की जो एक फीलिंग आई 370 के कारण, और मैं एक सैनिक होने के नाते बता रहा हूं, मैंने ये हर दौर में देखा, 80 में देखा है, 90 में देखा है, 2000 में देखा है, और 2010 तक देखा है, मैंने हर दशक में देखा है, महसूस किया है कि जो अलगाववाद जो ये पनपाता था, बाकी किन लोगों में, वो जो लोग पावर सेंटर्स में थे, जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में थे, जो लोग पॉलिटिकल बॉसेस जिनको कहा, जैसे अब्दुल्ला ये मुफ्तीज थे, तो इन लोगों को मानसिकता जो इनकी थी कि हमको तो कोई छू ही नहीं सकता। देखिए साहब, ये लोग कहा करते थे, और मुफ्ती जो इनकी सीएम थी, वो कहती थी कि 370 से हाथ लगा कर देखो,
आपके यहाँ सैलाब आ जाएगा, लाशों के ढेर बिछ जाएंगे, कोई तिरंगे को झंडा देने वाला नहीं मिलेगा। आपको याद हो, मैंने शायद आपके चैनल पे डिबेट की थी, मैंने कहा था अरे आप क्या चर्चा कर रहे हो, झंडे को कंधा, अरे झंडे को सलाम किया जाता है, सल्यूट दिया जाता है। और वो सब जब 370 हटा दिया, कहां गए? ये साहब बड़े बदमाश थे। ये क्या करते थे कि अंग्रेजों के पनपाए हुए चमचे बैठे थे पावर सेंटर्स में भारत में पहले 200 तक, उनकी मानसिकता इनकी मिले हुए थे। कहीं मिली भगत थी, मैं आज भी ये कहना चाहूंगा। और ये डराते रहते थे कि ऐसा करोगे तो ऐसा कुछ कश्मीर में। कुछ नहीं हुआ, वो सब गायब हो गए। आप देखिए 370 हटने से पहले आए दिन कश्मीर में पत्थर मारने की एक बड़ी प्रथा चलती थी। जिसको देखो पत्थर मारता था। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती थी, फौज उनको पकड़ती थी, सीआरपीएफ पकड़ती थी, वो आते थे उनको माफ कर देते थे, जैसे कि उनके बाप दादाओं की विरासत थी। अब कहां गए तुम लोग? 370 हटने से जो कानून वहां लगे हैं, अब पत्थरबाज गायब। अब वो जो एक कैलेंडर चला करता था साहब, देखिए आप इनका हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वालों का, कि कब हड़ताल होगी अनाउंस करते थे, जैसे कि कोई फरमान आया है कोई गवर्नमेंट ऑफिस से या किसी बड़े आदमी का कि ये मानना पड़ेगा, आज हड़ताल होगी, कल पत्थर मिलेंगे, चौथे दिन फौज की कॉन्वॉय पे मारा जाएगा, पांचवें दिन आज एक साथ फौजियों पे केस रजिस्टर होंगे। मुझे याद है इस तरह की मिलिटेंस दौर में। तो ये जब हटी है तो मैं मानता हूं पहले मिलिटरीली ये बहुत अच्छा हुआ है, मानसिकता खत्म। कर्नल साहब, आपको लगता है कि इस एक साल के दौरान, इस एक साल का पीरियड जो निकला है, इसमें महिलाओं की स्थिति ज्यादा बेहतर हुई है, युवाओं को रोजगार मिले हैं? क्या लगता है आपको इस बारे में? देखिए सब 2-4 चीजें। मैं सबसे पहले मैं आपको बता रहा था, देखिए मिलिटरीली कोई बड़ा टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ है। नंबर 2, कोई हड़ताल आजकल आपको नजर नहीं आती है, कोई ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं आता है। ये इस तरह की जो चीजें, और तो और टेररिस्ट को जिस प्रकार से हम एलिमिनेट कर रहे हैं, वो करीब 120 से 150 का आंकड़ा जो अभी विभिन्न डिपार्टमेंट देते रहते हैं, उनको एलिमिनेट किया हमने, बहुत बड़े बड़े। और इसके अंदर एक और बड़ी अच्छी बात है साहब, मैं भारत सरकार और भारत सेना को बधाई देना चाहूंगा, जो सिर्फ इसमें 17 फॉरेन टेररिस्ट मिले हैं। यानी कि अब पाकिस्तान की यह हालत होगी कि उसको टेररिस्ट आने की मिल ही नहीं रहे कि अंदर भारत के सीमा में घुस सके। तो वो जो भी है, इनको टेररिस्ट बनाने का जो गुमराह हमारे यूथ था उनको प्रयास कर रहा है, तो मिलिट्री बहुत सही जवाब दे दिया है। दूसरा, आपने सवाल पूछा कि वहां जो गतिविधि जिस प्रकार से हमारी चल रही है सारी, आप इन सबसे अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाओं की नहीं, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले 35 एज जाने से जो नागरिकता की जो प्रॉब्लम थी, गुरखाज को सबको नागरिकता मिल गई, वेस्ट पाकिस्तान से आए उनको मिल गई, करीब 4.5 लोगों को नागरिकता दे दी है सरकार ने, जिस तरह का यह आंकड़ा है। और तो और वाल्मीकिस को जो हक नहीं थे उनके कि वो नौकरी नहीं कर सकते, स्कॉलरशिप नहीं ले सकते। वो एक लड़की थी अपनी राधिका गिल, जो बेचारी पीएचडी है, उसको कहते थे तुम आप सफाई वाले का काम कर सकती हो। अब उनको सब हक मिल गए हैं, उनको नौकरियां मिलनी शुरू हो गई। बहुत बड़ी बात है साहब ये। महिलाओं का आपने सवाल किया, तो देखिए ये टोटल मैं अगर आपको हाँ, करीब 170 सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हमारे लॉज थे, दे हैव बीन पुट एप्लीकेबल इन कश्मीर, और 354 जो इनके स्टेट के लॉज थे, उसके अंदर से 164 को रिपील करना पड़ा है और 138 को मॉडिफाई करना पड़ा है। तो ये क्या थे? ये इसी तरह के लॉज थे जहां पर डिस्क्रिमिनेशन होता था बेस्ड ऑन जेंडर, लाइक महिलाओं को उनके हक नहीं थे, अब दे दिए गए हैं साहब। दूसरा, एक यहीं पर ही एक बड़ा नैरेटिव जो चलाते थे, जो एंटी इंडिया ब्रिगेड है, आज भी शायद करते हैं, कुछ तो जयचंद हर युग में रहेंगे कि इसके कारण हमारे हक ले लिए आपने, बोलने का अधिकार नहीं है, ये अधिकार नहीं है, तो वो तो साहब करते रहेंगे। पर जिस प्रकार से महिलाओं को, कमजोरों को, पिछड़ों को, एसटी को, देखिए अब ये इतनी लंबी बीमारी थी, तो एक साल में रिजल्ट इतने दिखना बहुत बड़ी बात है। और जो बड़े रिजल्ट्स आएंगे, समय लगेगा साहब। एक दिन में सरकार, आप और मेरे जैसे व्यक्ति बैठे हैं, वो हमारे जैसे अधिकारी हैं, पर जो इनको करना चाहिए था वो मैं मानता हूं बहुत अच्छे तरीके से किया। बहुत सारी कमियां हैं। अरे साहब, 70 साल की बीमारी एक साल में कैसे आप दूर कर सकते हो? कैंसर की बीमारी के लिए आपको वो थेरेपी देनी पड़ेगी, केमोथेरेपी, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 हो जाएगा। जी कर्नल साहब, कश्मीर में हिंदू पंडितों के पुनर्वास किए जाने की बात जो चली थी, जो 1990 के दशक की बात करें तो हिंदू पंडित जो थे उनको वहाँ से बेदखल कर दिया गया था, उनके मकानों से, उनकी ज़मीनों से। उनको जो पुनर्वास किए जाने की बात की गई थी वो ठंडे बस्ते में पड़ी है। सरकार की इसके बारे में क्या स्पष्ट नीति है? देखिए साहब, मैं 2 चीज़ें रखना चाहूँगा आपका। अभी तक मैंने चर्चाएं की कि 370 के समर्थन में सारे काम, जो बढ़िया काम सरकारों ने किए, सिक्योरिटी इंप्रूव हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव हुआ। हाँ, यहाँ एक बात बताना मैं चाहूंगा
कि सबसे मोटी जो बदलाव आया है कश्मीर के अंदर, जो ये दो परिवार या दो ये जो संस्थाएं चलाती थी, ये लोग हाईली करप्ट थे साहब। और जैसे वो 170 सेंट्रल लॉज लागू किए हैं, इसके अंदर इनका एक एंटी करप्शन का एक वो जो ब्यूरो होता था वहां एप्लीकेबल नहीं होता था। अब आप देखिए इतने बड़े बड़े इन्होंने उजागर किए हैं करप्शन के, और जो फंडिंग होती थी उसको ये अपने इस्तेमाल के लिए करते थे। तो इस तरह एक बहुत ये एक बहुत अच्छा बदलाव इसमें आया है। और जो रही बात जो हम चर्चा कर रहे थे, अपने सवाल क्या पूछा था, सॉरी एक बार, हिंदू पंडितों या हिंदू पंडितन। नाउ यहां मैं आना चाहूंगा। देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि ये बहुत लंबी प्रॉब्लम थी, ये मानसिकता तोड़नी पड़ेगी इनकी, और ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसमें समय लगेगा साहब। मैं मानता हूं मोदी जी से बेहतर इस युग में कोई, मैंने पॉलिटिशियन नहीं देखा। इन्होंने जो बोला वो करके दिखाया। बोला कि भाई मैं पाकिस्तान को ठोकूंगा, ठोक के दिखाया। मिलिटेंट्स को ठोकूंगा, ठोक के दिखाया। सेना को पावर दूंगा, दे के दिखाया। इन्होंने जो जो बोला, इन्होंने बोला कि हम 370 हटाएंगे, हटा के दिखाया। इन्होंने बोला कि राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बना। तो मैं मानता हूं ये जो लोग कहते हैं करके दिखाएंगे। और इन्होंने पंडितों के लिए भी ये कहा है कि उनका हम पुनर्वास वापस कश्मीर में करेंगे। मैं विश्वास रखता हूं ये करेंगे। पर यहां दो तीन बातें मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, और वो लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय, आप कश्मीर के दो चार चीजें, क्योंकि मैं कश्मीर से जुड़ा हूं और मैं इंटरनेशनल गुजर महासभा, हमारे बहुत सारे मेरे वहां लोग काम करते हैं। दो मुद्दे हैं साहब। एक तो जो पंडितों का मुद्दा जो अभी हमारे साथी उठा रहे हैं, देखिए इनके ऊपर आपकी कोई नीति होगी, हमें पूरा विश्वास है, पर वो नीति पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, जिससे कि हमारी जो शंकाएं हैं, हमारे जैसे व्यक्ति जो समाज के बीच में जाते हैं, उनको हम हौसला बढ़ाई कर सके, और हम आपके जो काम है उनको समाज तक पहुंचा सके। तो उसकी रणनीति क्लियर नहीं है। बट मैं जैसे मानता हूं इन्होंने अभी कुछ जमीनें चिन्हित की हैं जो मेरे को पता है, जिसमें जिनको लैंड ब्लॉक्स कहते हैं, वो इकोनॉमी के लिए हो सकते हैं, इंडस्ट्रीज के लिए हो सकते हैं। तो आई एम श्योर दे विल बी वर्किंग, बट गवर्नमेंट हैज टू क्लैरिफाई द पोजीशन ऑन दैट। नंबर टू देखिए साहब, जब 370 पिछली बार हुआ था, तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि कश्मीर में कोई ज्यादा वहां उत्साह नहीं था, और वहां तो आज भी कुछ लोग हैं जो वहां सरकार की बुराई करते हैं, 370 हटाने का विरोध करते हैं। करने दो उनको। हम तो उस समय भी मोदी जी आपको कहते थे कि जो मुफ्ती कह रही है कि तिरंगा, हमने कहा था हम उठाएंगे, आप हटा के देखो, और वो भाग गई। तो वहां कुछ नहीं ऐसा हुआ। पर जिन आदमियों ने आपके साथ, सरकार के साथ खड़े हुए थे, वो मैं ये मानता हूं, अगर 370 हटा, अगले दिन अगर कश्मीर में किसी ने खुल के जश्न मनाया था तो कश्मीर के गुजर थे जी। और वो बिल्कुल बाकी मैं कश्मीर के जो दूसरे कश्मीरी ब्रदर थे, वो बेचारे मन में सामने उनके हमारे साथ थे। अदे वो कभी भी अलगाववादी नहीं थे। अलगाववादी तत्वों से वो उनकी मानसिकता थोड़ी दबी हुई थी, पर खुल के वो भी नहीं आए थे। आज जब एसटी आयोग एक बनाया साहब, SC/ST आयोग, हक दे रहे हैं सरकार उनको, तो मैं मानता हूं आप उस पर भी ध्यान दें कि जो ST/ST आयोग बनाया, जो लोग बॉर्डर एरियाज में रहते हैं, जो सैनिकों के साथ लड़े हैं, जो टेररिस्ट के उन्होंने सहा है उनके प्रताड़ना, जो अगर LC पे आज भी फायरिंग होती है, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मैं कहीं पढ़ रहा था, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया सरकार ने कि जो बॉर्डर्स के ऊपर जो लोग रहते थे उनको भी आरक्षण दिया, बहुत अच्छी बात है। ST वालों का 10% किया, पर यहां पर जो बॉर्डर एरियाज में रहे थे उनके लिए थोड़ा समय लग रहा है। मैं उनको भी बताना चाहूंगा देशवासियों को कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं सैनिक के नाते कह रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है जिस तरह का बदलाव। और तो देखिए बॉर्डर एरिया में जिस प्रकार से सड़कें बन रही हैं साहब, करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ की बात नहीं है, पर जिस रफ्तार से सड़क बनी है, आज DBO तक वो सड़क पहुंच गई है, ये संकेत है कि डेवलपमेंट हो रहा है। टाइम लगता है साहब, आई एम श्योर ये 2-4 साल लगेगा, बट अच्छा कार्य हो रहा है। जी कर्नल साहब, इस एक वर्ष के दौरान कुछ क्षेत्रों में, जैसे हम बात करें पर्यटन व्यवसाय की, हथकरघा, इन क्षेत्रों में काफ़ी गिरावट नजर आई है कश्मीर में। आगे आने वाले वक्त को आप किस नज़र से देखते हैं? इस जो ये क्षेत्र हैं, इनमें किस तरह का बदलाव किया जाए ताकि ये क्षेत्र आगे बढ़ सकें? देखिए साहब, सरकार ने बड़ा वादा किया था कि हम इकोनॉमी बढ़ाएंगे। मैं सरकार से अभी तक तो सहमत हूं कि इकोनॉमी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। आपने बजटिंग की है, पहली बार अलग अलग बजटिंग की है, जैसा देखने में आया। सड़कों का निर्माण हो रहा है, ब्रिजेस का निर्माण हो रहा है, कॉलेज एजुकेशन के अंदर काफ़ी करीब 50 कॉलेजेस नई इन्होंने शुरू की हैं। इसके अलावा 7 मेडिकल कॉलेजेस शुरू किए हैं, 5 नर्सिंग कॉलेजेस शुरू किए हैं। तो प्रयास तो इनके चल रहे हैं। अब रही बात, होता क्या कि
कि पहले लॉकडाउन था बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन, उसके बाद कोरोना आ गया। अब कोरोना आ गया तो कोरोना में तो पूरे भारतवर्ष में देखिए ये चीजें गतिविधि रुकी हुई हैं। पर यहां मैं कश्मीर के नागरिकों को मैं इतना बताना चाहूंगा कि जहां तक मंशा मुझे लग रही है, अब देखिए चीन जिस प्रकार से लेह लद्दाख में देश के साथ धोखाधड़ी कर रहा है, एक तरफ पाकिस्तान प्रयास कर रहा है, और आपके लिए पूरी भारतीय सेना पूरे सीआरपीएफ लगी हुई है, तो प्रयास पूरे हैं और बिजनेस थोड़ा डाउन है ऑब्वियसली बिकॉज लॉकडाउन पूरे भारतवर्ष में है। और मैं जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूंगा कि ये थोड़ा स्लो है, लोगों तक आप पहुंच नहीं पा रहे हैं। मैं मानता हूं आपके भाव बहुत अच्छे हैं, आपकी प्लानिंग है, पर जैसे मैंने बताया कि जो पहाड़ी इलाके में जो लोग हैं जिन्होंने बलिदान दिया है, जो तिरंगा लेकर के हर वक्त वहां घूमते थे, उनके साथ खड़े होने की जरूरत है। जो लोग बिजनेस की आस लगा रहे थे खुलेगी, भैया आपको भी समझना चाहिए लॉकडाउन में कौन सा बिजनेस, ना ये संभव नहीं है। गवर्नमेंट पॉलिसी, बट गवर्नमेंट शुड आल्सो रीच टू दोज पीपल, प्रोग्राम्स के माध्यम से उन तक पहुंचे, ऐसा मेरा मानना है। और यकीनन देखिए टूरिज्म अब तो हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है दुनिया में साहब, टाइम लगेगा, बट यस इट्स अ टाइम फॉर गवर्नमेंट टू प्लान, एग्जीक्यूट एंड रीच टू द पीपल। एंड स्पेशली सरकार को दो तत्वों के पास पहुंचना चाहिए, जो हमारे हिंदू बिरादरी के भाई जो कश्मीर से निकाले गए थे, जो करीब 4 लाख हैं, उनको पुनर्वास का, और जो गुर्जर बिरादरी के जो लोग पहाड़ों में सेना के साथ हिल काका जैसे ऑपरेशन किए थे, उन तक पहुंच करके उनको अपने मन की बात बताएं, तो मैं मानता हूं अच्छा रहेगा साहब। जी कर्नल साहब, कश्मीर में जो युवाओं के लिए सरकार को किस तरह की आगे आने वाले वक्त में नीति बनानी चाहिए ताकि वे आतंकवाद की ओर रुख ना करके और समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें, समाज के विकास में आगे बढ़ सकें? देखिए साहब, ये कश्मीर का जो आतंकवाद है ना, ये आतंकवाद एक बिजनेस था जी, इसको दुनिया के और आतंकवाद से अलग देखना पड़ेगा। बिजनेस कैसे था? पाकिस्तान हमारे अनस्टेबिलिटी करना चाह रहा था, जिसके कारण आईएसआई अरबों रुपए फूकती थी। हिंदुस्तान के अंदर हुरिया जैसे लोग थे जो उनके साथ मिले हुए थे, उनको भारत सरकार भी पनाह देती थी। मुझे नहीं पता है, ये तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए भारत में कि आफ्टर ऑल हुरियात ने जो कर्म कांड किए कहां है, पब्लिक डोमेन में लाइए कि वो कौन लोग थे जो टेररिज्म को सपोर्ट करते थे। तो ये टेररिज्म क्या था? ये जबरदस्ती का टेररिज्म था। कुछ गुंडों को पकड़ करके, किसी भी शहर में आप 1000 गुंडों को साथ 10-10 करोड़ की फिरौती दे दो तो बदमाशी करेंगे, उनको हथियार ट्रेनिंग देते थे। और सरकार भी 370 की आड़ में ऐसी थी जो अलगाववाद को पनपाती थी, जो लोग पाकिस्तान से बातें करते थे, भारत की पार्लियामेंट की बात नहीं सुनते थे। तो मैं मानता हूं कि टेररिज्म वैसे भी उसका कोई स्थान दूसरे तरीके का था। युवा की बात है, युवा देखिए जो जिस प्रकार के उनके बहकाव में आ रहे हैं, उनका अब समय आ चुका है, गवर्नमेंट उन तक पहुंच चुकी है। मैं कश्मीर में जब 20 साल का था तब गया था और पूरा 56 साल का होकर के लौटा हूं, हर युग देखा है। पर जहां तक कश्मीर के मेजॉरिटी युवा का ताल्लुक है, मैं मानता हूं पूरे वो देशभक्त हैं, उनको अपने मुख्य धारा में आने चाहते हैं। जिस प्रकार से वो आईएएस की नौकरियों में आ रहे हैं, आपने देखा होगा मेडिकल कॉलेज, और जो गुमराह हैं वो तो हर युग में मिलेंगे। उनके साथ मैं मानता हूं कानून को सख्ती से पालना करनी चाहिए और बताना, मौका देना हमारा फर्ज बनता है। जी कर्नल साहब, आर्टिकल 370 को हटाए 1 साल हो गया है। इस पीरियड में, इस दौरान निवेश में किस तरह की बढ़ोतरी हुई है? क्या व्यवसाय में संभावनाएं नजर आती हैं इस दौरान, और आगे सरकार की क्या नीति रहनी चाहिए इस संबंध में? जी देखिए साहब, निवेश एक ऐसी चीज है जो सामान्य नागरिक को अच्छा जीवन चाहिए जी, और अच्छे जीवन के लिए जॉब चाहिए जी, जॉब्स के लिए इकोनॉमी डेवलप चाहिए। अब दुर्भाग्य ऐसा रहा कि ये साल पूरी दुनिया के लिए चैलेंज का है, वी हैव टू अंडरस्टैंड। और भारत के लिए डबल चैलेंज है। डबल चैलेंज कैसे है? पहले तो हमारे अलग इस टेररिज्म से हम जूझ रहे थे, हमने 370 हटाया, समाज का समर्थन मिला, पूरे कश्मीर का समर्थन मिला। देखिए साहब, जो लोग हड़ताल करते थे, जब इनको 370 लगा, वहां कभी हड़ताल नहीं हुई। कुछ लोग कहते हैं कि आप हड़ताल होनी थी, बट देखिए वो बदलाव, इकोनॉमी की तरफ जाना सरकार का बहुत जरूरी है। और मैं मानता हूं गवर्नमेंट ने जरूर कोई न कोई कार्रवाइयां की है। जितना मैं समझ पा रहा हूं, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे जोर दिया है, जिस प्रकार से नई 50 कॉलेजेस, और जो मैं आपको बता रहा था मेडिकल कॉलेजेस खोल रहे हैं, जिस प्रकार से चिनाब ब्रिज के अंदर स्पीड आई है, जिस प्रकार से लेह लद्दाख को जोड़ने के जो टनलिंग का काम था वो बहुत फास्ट पेस पे चल रहा है, जिस प्रकार से सरकार ने अभी लैंड के वो जो ब्लॉक्स बना करके, मैं कहीं पढ़ रहा था कि उन्होंने आवंटित किया कि भाई ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए तैयार की गई है। प्रोसेस लंबा होता है बट फिर भी। और जब से इकोनॉमी, इनको इन्वेस्टर्स को इनवाइट करने का प्लान हुआ, तब तक फरवरी में शायद चर्चाएं चल रही थी, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रही थी। पर मार्च के अंदर लॉकडाउन आ गया,
तो सरकार काम कर भी रही होगी, नहीं भी तो मैं चाहूंगा कि इकोनॉमी इज क्रक्स ऑफ एवरीथिंग। ये सारी चीजें जब तक जॉब मिलेंगे, आपके प्रयास सही हैं, बट थोड़ा सा यू हैव टू रीच द एडमिनिस्ट्रेशन, आपको लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। लॉकडाउन है तो क्या हुआ, आपकी स्कीम्स बताने में आपको क्या दिक्कत है। और एक चीज जो ये 4G की चर्चा हो रही है हिंदुस्तान में, बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, तो देखिए 4G नेसेसिटी लाइफ की है, बट सर्टली जो लोग ऐसा कहते हैं, मैं आपको बता दूं, मैं कश्मीर में 98 के अंदर कंपनी कमांडर था। उस समय 4G तो छोड़ दो भाई साहब, मैं मेरे घर के ऊपर मैं वाइफ को टेलीफोन करके भी नहीं बता सकता था, क्योंकि टेलीफोन तक नहीं थे साहब। तो ये 20 साल में जो बदलाव आया, यस वी एग्री 4G होना चाहिए, पर अगर सिक्योरिटी कारण से हमें सरकार पे छोड़ना चाहिए, क्योंकि सारे जो तथ्य हैं हमारे नागरिकों के पास नहीं होते हैं, एंड सिक्योरिटी मैटर्स शुड नॉट बी डिस्कस इन पब्लिक डोमेन। बट स्टिल गवर्नमेंट अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज डू इट, इट्स ए नेसेसिटी, आज की रिक्वायरमेंट है, ऐसा मेरा मानना है। कर्नल साहब, अक्सर ये कश्मीर में आवाज़ें उठती रहती हैं कि कश्मीर के लोगों की सहमति के बिना कश्मीर में लोकतंत्र के कोई मायने नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले वक्त में सरकार को कश्मीर में कश्मीर के लोगों की सहमति से वहाँ लोकतंत्र की किस तरह से स्थापना करनी चाहिए? अरे साहब, कश्मीर का लोग का क्या मतलब है, मैं भी कश्मीरी हूँ, आप भी कश्मीरी हैं, वो भी, वी आर ऑल इंडियंस, हम सब भारतीय हैं। तो ये सहमति वाला सवाल मेरे, आप बताओ, जब 370 लगाया था, आपसे किसी ने वोट मांगा था क्या, या आपके पूर्वजों ने किसी से वो लिख के लिया था? आपको तो पता होना चाहिए, पहले चुनाव हुए ही नहीं थे 51 तक, तो सरकार, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने था जी? ये उन लोगों ने बनाया था जिन लोगों ने, अंग्रेजों ने जिनको बैठाया था। तो मेरा विचार दूसरा हो सकता है। तो ये जो मानसिकता उन लोगों की है कि कश्मीर के लोगों की सहमति तो पब्लिक की कभी होती नहीं है। और क्या विभाजन में सहमति थी क्या? 370 देने में इनको सहमति थी क्या? मैं तो नहीं मानता थी, मेरे पिताजी दादाजी ने तो नहीं दी, और कश्मीर में जो रहते थे उन्होंने भी दी, सैनिकों में नहीं। ये एक फॉल्स नैरेटिव है, इसको वी मस्ट स्टॉप इट। जब भारत की पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया, तो पार्लियामेंट साहब किसकी है? भारत के नागरिकों की है, ये जनता ने चुनी है। तो ये जो इस तरह का नैरेटिव चलाते हैं, तो वो तो पार्लियामेंट ने किया है, एंड आई एम श्योर, जहां तक चुनाव की बात है, अब पार्लियामेंट ने जब उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया साहब, दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बना दिया, तो मैं मानता हूं पब्लिक की सहमति है। जो ये ड्रामा करते हैं, जो ये नैरेटिव चलाना चाह रहे हैं कि वो जो वहां बैठा गांव है, भाई साहब, वो तो आपको भी पूछ के कोई पार्लियामेंट बजट पास नहीं करती है, ना कोई आपको पूछ करके कुछ नहीं करती है। वो हमारे चुने हुए लोग हैं, संविधान कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। और रही बात जहां तक कुछ लोग, वैसे भी मैं मानता हूं, मोदी जी की सरकार ने या अमित शाह जी ने लास्ट ईयर क्लियर किया था कि यूनियन टेरिटरी सिर्फ लद्दाख रहेगी साहब, और लद्दाख में तो उसका खुल के समर्थन हुआ। और वहां के एमपी ने जिस प्रकार से शानदार डिबेट पार्लियामेंट में रखी थी, वो तो एक ऐतिहासिक है। और जहां तक ये कश्मीर का सवाल है, उसको स्टेट बनाने के लिए गवर्नमेंट कह चुकी है, मेरा ऐसा मानना है। जी कर्नल साहब, कश्मीर के युवाओं को, आवाम को आप क्या संदेश देना चाहेंगे राष्ट्रीय एकता के लिए, बंधुत्व के लिए? देखिए, कश्मीर के युवाओं से मेरा एक ही संदेश है कि जिस प्रकार से आपने सदैव भारतवर्ष का विश्वास जताया, आपने कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास जताया, सेना में विश्वास जताया, देश में विश्वास जताया, पार्लियामेंट में, और उसी की जीत थी 370, पार्लियामेंट में पास होना, और कोई विरोध नहीं हुआ उसका। तो युवाओं के तो विचारों से ही तो हम चलते हैं। और अब आपके लिए संदेश ये है कि जिस प्रकार से अब आपको मौका मिला एक मुख्य धारा में आने का, गुमराह कुछ युवा रहेंगे, उनकी चिंता नहीं करनी है। आपने जिस प्रकार से आईएएस को क्रैक करके दिखाया है, जिस प्रकार से आपने कॉलेजेस में भीड़ दिखाई है, जिस प्रकार से फौज में भर्ती होने के लिए आप आगे रहते हैं, जिस प्रकार से देश में हर फील्ड में आपकी भागीदारी नजर आ रही है। और तो और मैं देख रहा था कि कल परसों एक इंटरव्यू में आ रहा था कि जो पायलट उड़ा के आए, जो हमारे फ्रांस से जो आया है, राफेल आया है, उनके जो सबसे सीनियर अधिकारी वो आपके कश्मीर के। तो कश्मीर के युवाओं की तो भागीदारी बहुत बड़ी रही है, और आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है। मैं आपको क्या एडवाइस करूं, आप पढ़े लिखे हैं, आप युवा हैं, आप देशभक्ति आप में कूट कूट के भरी, और आप सही फैसला करते हैं। बस इसी तरह सही फैसला करते रहें, और जो देशद्रोही जो नैरेटिव चलाते हैं, उनको कृपया करके खुला जवाब दें कि आपके कंधे पर रख करके बंदूक दिल्ली से और दूसरी जगह से नहीं चलाएं। ऐसी मेरी कामना। और आपको बधाई हो, मैं तो आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जी कर्नल साहब, आप स्टूडियो में आए और 370 आर्टिकल के 1 वर्ष पूरा होने के इस उपलक्ष्य में हमारे दर्शकों के साथ अपने महत्वपूर्ण विचार साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद भाई साहब। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।